सोचने वाली बात है कि अगर कोई एक ऐसे दुश्मन के सामने खड़ा हो जिसे हराना मतलब शारीरिक रूप से 100% असंभव हो। हाँ, जहाँ ताकत और संसाधन दुश्मन के बहुत ज्यादा हों। बिल्कुल, 100 गुना ज्यादा हो। सीधी सी बात है, आमने सामने की टक्कर में तो हार एकदम निश्चित है। एकदम पक्की। तो ऐसी स्थिति में कोई क्या करेगा? क्या घुटने टेक कर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए? ज्यादातर लोग शायद यही करेंगे। हाँ, या फिर कोई ऐसा दांव खेला जा सकता है जो दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी मौत का कारण बना दे। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। है ना? बचपन में हम सब ने एक कहानी सुनी है, एक खूंखार शेर और एक नन्हे खरगोश की कहानी। बिल्कुल, पंचतंत्र की वो मशहूर कहानी। बिल्कुल। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इस कहानी को किसी लोरी या बच्चों की कथा की तरह नहीं देखने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, हम इसे एक बहुत ही अलग नजरिए से डिकोड करने वाले हैं। मतलब इसे असम्मित युद्ध, जिसे हम एसिमेट्रिकल वॉरफेयर कहते हैं, और क्राइसिस मैनेजमेंट के एक मास्टर क्लास के रूप में समझेंगे। और मुझे लगता है कि ये दृष्टिकोण आज के समय में बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए पंचतंत्र की रचना केवल बच्चों के मनोरंजन के लिए तो हुई नहीं थी। हाँ, उसके पीछे तो बहुत गहरे अर्थ थे। बिल्कुल, इसके पीछे का मूल उद्देश्य कूटनीति, मानव मनोविज्ञान और रणनीति के सबसे जटिल सिद्धांतों को समझाना था। जब हम शेर भासुरक और उस खरगोश की कहानी को मनोविज्ञान के नजरिए से चीर फाड़ कर देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि ये शारीरिक बल के सामने बुद्धि बल की श्रेष्ठता का एक बेहद वैज्ञानिक और सटीक विश्लेषण है। सही कहा आपने। तो आज के इस गहन विश्लेषण का जो मिशन है वो यही है कि हम उन रणनीतिक सूत्रों को खोजें जो ये साबित करते हैं कि जब खतरा बहुत बड़ा होना तो लड़ाई मांसपेशियों से नहीं बल्कि दिमाग के न्यूरॉन्स से जीती जाती है। एकदम सही। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत ओम एक घने जंगल से होती है, जहां वो खूंखार शेर रहता था। हाँ, भासुरक नाम का एक विशालकाय शेर जो उस जंगल का अघोषित तानाशाह है। वो केवल भूख मिटाने के लिए शिकार नहीं कर रहा है, वो अनावश्यक ही दर्जनों जानवरों को बस मार रहा है। और यही बात सबसे खतरनाक है। बिल्कुल, पूरा जंगल एक ऐसे खौफ में जी रहा है जहां अगला पल भी अनिश्चित है। श्रोताओं के लिए ये कल्पना करना भी डरावना हो सकता है। देखिए, यहाँ अनावश्यक शिकार का जो बिंदु है ना, वो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि भासुरक एक साधारण शिकारी से ज्यादा एक निरंकुश सत्ता का प्रतीक बन चुका था। मतलब जब शक्ति का प्रयोग बिना किसी उद्देश्य या नियम के सिर्फ आतंक फैलाने के लिए किया जाता है ना, हाँ, सिर्फ डर कायम करने के लिए। बिल्कुल, तो वह पूरे इकोसिस्टम को पंगु बना देता है। जानवरों के लिए ये सिर्फ मौत का डर नहीं था, तो और क्या था? ये अनिश्चितता का डर था, जो मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा थकाने वाला माना जाता है। इंसान हो या जानवर, दिमाग लगातार खतरे की घंटी बजते रहने की स्थिति को ज्यादा देर तक नहीं झेल सकता। बाप रे, मतलब वो एक तरह से मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे। पूरी तरह से। और शायद इसी मानसिक थकान का नतीजा था वो समझौता जो जंगल के जानवरों ने शेर के साथ किया। हाँ, वो हताश कर देने वाला फैसला। उन्होंने तय किया कि शेर को अब शिकार के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। वे रोज एक जानवर को खुद शेर के भोजन के रूप में उसके पास भेजेंगे। अब मुझे यहाँ एक बात बहुत खटकती है। मतलब हम इसे डैमेज कंट्रोल या नुकसान कम करने की रणनीति कह सकते हैं, लेकिन क्या ये असल में खुदकुशी का रूटीन बनाना नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ये तो वही बात हो गई कि किसी तानाशाह को खुश करने के लिए रोज अपने ही परिवार का एक सदस्य उसे सौंपा जा रहा है। सही कह रहे हैं आप। क्या ये वास्तव में कोई समाधान था या खौफ के आगे केवल एक पूर्ण आत्मसमर्पण? देखिए, अगर हम इतिहास और राजनीति विज्ञान में तुष्टीकरण या जिसे अपीजमेंट की नीतियां कहते हैं, जी। उन्हें देखें तो ये ठीक वैसा ही था। अच्छा। अपीजमेंट कैसे? जब कोई पीड़ित समूह यह मान लेता है कि दुश्मन अजय है, तो वे अक्सर अनिश्चित मौत के डर को खत्म करने के लिए निश्चित मौत का सौदा कर लेते हैं। मतलब कम से कम उन्हें ये तो पता था कि दिन में केवल एक ही मौत होगी। बिल्कुल, अनिश्चितता खत्म हो गई। लेकिन जानवरों ने इस हताशा भरे समझौते से एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल कर दी थी। वो क्या? उन्होंने अनजाने में भासुरक के अहंकार को एक ऐसे किले में बदल दिया जिसे भेदना लगभग असंभव था। ओहो, मतलब उन्होंने शेर से उसकी सबसे बुनियादी वृत्ति जो शिकार करने की मेहनत होती है वही छीन ली। एकदम सही पकड़ा आपने। अब सत्ता
भोजन और खौफ सब कुछ बिना हिले डुले उसके गुफा के दरवाजे पर परोसा जा रहा था। यथार्थ में यही हुआ। बाजुरक को ये लगने लगा कि उसका खौफ ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसे अब छुपकर वार करने और रणनीति बनाने या सतर्क रहने की कोई जरूरत ही नहीं थी। हाँ, वो तो आराम से बैठकर खा रहा था। और मनोविज्ञान का एक बहुत स्पष्ट नियम है, जब कोई निरंकुश सत्ता पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट हो जाती है ना, जब उसे लगता है कि कोई चुनौती बची ही नहीं है, बिल्कुल, तब वो अपनी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक कमजोरी को जन्म दे रही होती है। उसका दिमाग सुस्त पड़ने लगता है। ये सच में बहुत दिलचस्प है। और अगर हम इसे किसी फिल्म के दृश्य की तरह देखें तो ये रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। बिल्कुल, एक डार्क थ्रिलर की तरह, है ना? कल्पना कीजिए एक खामोश जंगल जहां हर दिन एक जानवर अपनी मौत की तरफ भारी कदमों से जा रहा है। बहुत भयानक। और फिर एक दिन बारी आती है एक नन्हे से खरगोश की। एक तरफ विशाल भासुरक जिसकी एक दहाड़ से पेड़ के पत्ते कांप उठते हैं, और दूसरी तरफ वो छोटा सा जीव जिसे शेर शायद बिना चबाए ही निगल जाए। अब स्वाभाविक सी बात है, खरगोश को घबराना चाहिए था, रोना चाहिए था। आमतौर पर तो यही होता, लेकिन वो क्या करता है, वो जानबूझकर शेर के पास देरी से पहुंचता है। अब मेरा यहाँ एक सवाल है। जी पूछिए। मुझे हमेशा बचपन में लगता था कि खरगोश की किस्मत बहुत अच्छी थी। मेरा मतलब है, एक तो शेर क्रूर है, ऊपर से वो भूख से तिल मिला रहा है। हाँ, भूख से पागल हो रहा होगा। तो ऐसे में उसके पास जानबूझकर देर से जाना क्या एक आत्मघाती कदम नहीं था? मतलब एक बहुत बड़ा जुआ? यहीं पर कहानी अपने सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्रवेश करती है। अच्छा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि खरगोश ने कोई जुआ नहीं खेला था। जुआ नहीं था तो क्या था? ये एक बहुत ही सटीक न्यूरोबायोलॉजिकल कैलकुलेशन थी। न्यूरोबायोलॉजिकल कैलकुलेशन? एक खरगोश की? हाँ, देखिए, जब हम भारी दबाव या डर में होते हैं ना, तो हमारा दिमाग फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो के मोड में चला जाता है। हाँ, ये तो साइंस में पढ़ा है। लेकिन ये काम कैसे करता है? इस स्थिति में दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक, तर्क और रणनीति बनाता है, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो लगभग शट डाउन हो जाता है। मतलब इंसान या जानवर सोचना बंद कर देता है, पैनिक में आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन खरगोश ने अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बंद नहीं होने दिया। वाओ। उसने स्थिति का एकदम ठंडा विश्लेषण किया, संकट में धैर्य बनाए रखा। तो खरगोश को ये मालूम था कि अगर वो सही समय पर पहुंचा तो एक आज्ञाकारी शिकार की तरह तुरंत मारा जाएगा। हाँ, उसके पास खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं था, मौत तो निश्चित ही थी। सही कहा। और इसलिए उसने शेर की भूख को उसी के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। भूख को हथियार बनाया? जी हाँ, भूख एक बहुत ही आदिम वृत्ति है। जब शरीर भूखा होता है, और विशेष रूप से जब भासुरक जैसा अहंकारी तानाशाह, जो हमेशा अपनी शर्तों पर भोजन पाने का आदी हो चुका हो, और उसे इंतजार करना पड़े। बिल्कुल, तो उसका दिमाग हताशा और क्रोध से भर जाता है। क्रोध इंसान या जानवर को पूरी तरह अंधा कर देता है। खरगोश जानबूझकर शेर के शरीर में तनाव के हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ा रहा था, ताकि शेर किसी भी तरह की तार्किक सोच के लायक ही ना रहे। एकदम सही। शेर की सोचने समझने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी थी। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी हैकर का किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के मेन सर्वर में घुसना। अरे, बहुत अच्छी उपमा है ये। है ना? मतलब हैकर कंपनी के फायरवॉल या सिक्योरिटी गार्ड से सीधे टक्कर नहीं लेता, वो सिस्टम को इस तरह से छकमा देता है, इस तरह के कमांड भेजता है कि सिस्टम खुद अपने ही डेटा को करप्ट कर ले। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। खरगोश ने भी शेर की शारीरिक ताकत से लड़ने के बजाय सीधे उसके ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब उसके दिमाग को ही हैक कर लिया था। हाँ, खरगोश ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां भासुरक अपनी ही शारीरिक प्रतिक्रियाओं, भूख और गुस्से का गुलाम बन गया था। क्या बात है। और जब खरगोश अंततः शेर के सामने पहुंचता है, तो वो कोई साधारण बहाना भी नहीं बनाता। हाँ, वो एक कहानी सुनाता है। वो एक ऐसी कहानी गढ़ता है जो सीधे भासुरक के सबसे नाजुक हिस्से, उसके अहंकार पर प्रहार करती है। यहाँ से ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि दृश्य की कल्पना करें। जी। खरगोश धीरे धीरे चलकर शेर की गुफा के सामने पहुंचता है। जी। शेर गुस्से से लाल है, दहाड़ रहा है, एकदम बेकाबू। और खरगोश कांपते हुए माफी मांगने के बजाय बड़ी मासूमियत से कहता है, महाराज, मैं तो समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक दूसरे शेर ने रोक लिया। वो खुद को इस जंगल का नया राजा बता रहा था। बस यही वो ट्रिगर था। सोचने वाली बात यह है कि खरगोश ने शेर को ये नहीं कहा कि मैं आपसे ताकतवर हूं। नहीं, उसने तो खुद को बहुत कमजोर दिखाया। हाँ,
उसने बस एक ऐसा भ्रम पैदा किया कि कोई और है जो शेर की अजय सत्ता को चुनौती दे रहा है। और यही वो मनोवैज्ञानिक दाव था जिसकी खरगोश ने योजना बनाई थी। देखिए, एक ऐसा शासक जो अपनी अहंकार के किले में बैठा है ना, वो अपनी सत्ता में किसी भी प्रकार की साझेदारी या चुनौती को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। उसके लिए तो ये सबसे बड़ा अपमान हो गया। बिल्कुल। भासुरक के लिए उस पल में भूख कोई मुद्दा ही नहीं रह गई। उसकी सर्वोच्च और एकमात्र प्राथमिकता अपने वर्चस्व की रक्षा करना बन गई। वाह। खरगोश ने बहुत ही चतुराई से शेर की अंधी आक्रामकता को एक अदृश्य और काल्पनिक दुश्मन की ओर मोड़ गया। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। और फिर आता है इस पूरे घटनाक्रम का सबसे नाटकीय क्लाइमैक्स, कहानी का चरम बिंदु। जी। भासुरक क्रोध में अंधा होकर उस दूसरे शेर को मारने के लिए निकल पड़ता है। खरगोश उसे जंगल के बीचों बीच बने एक पुराने गहरे कुएं के पास ले जाता है, एक दुर्ग की तरह। हाँ, और कहता है कि वो नया राजा इसी दुर्ग, इसी किले के भीतर छुपा है। श्रोताओं के लिए ये दृश्य बहुत ही विजुअल है, बिल्कुल आंखों के सामने आ जाता है। कल्पना कीजिए जंगल का वह हिस्सा जहां घना सन्नाटा है, पत्थरों से बना एक बहुत गहरा और अंधेरा कुआं, और उसके किनारे पर खड़ा गुस्से से हाफता हुआ लाल आंखों वाला विशालकाय भासुरक। और फिर वो झांकता है। जी। जब वह शेर उस कुएं के काले पानी में झांकता है तो उसे क्या दिखता है? उसे अपनी ही परछाई दिखाई देती है, खुद का अक्स। वह पूरी ताकत से दहाड़ता है और कुएं की गहराई से वही दहाड़ गूंजकर एक भौतिक झटके की तरह उसके चेहरे पर वापस आती है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो कुएं का ये दृश्य भ्रम और अहंकार के पतन का सबसे सटीक रूपक है। वो कैसे? देखिए, भासुरक का पतन उसकी किसी शारीरिक कमी के कारण तो हुआ नहीं। वो तो पूरी तरह से ताकतवर था। हाँ, उसकी मांसपेशियां वैसी ही ताकतवर थीं, उसके पंजे वैसे ही जानलेवा थे। लेकिन उसके अहंकार ने उसके लिए एक रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड बना दिया था। मतलब वास्तविकता को विकृत करने वाला क्षेत्र कि पानी में जो दिख रहा है वो एक भ्रम है। अहंकार ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वो अपनी ही परछाई को अपना शत्रु मान बैठा। मतलब शेर असल में किसी दूसरे जानवर से नहीं, बल्कि अपनी प्रतिध्वनि से, अपने ही विकराल रूप से लड़ रहा था। बिल्कुल। और खरगोश ने तो पीछे खड़े होकर अपनी जगह से एक पत्ता तक नहीं हिलाया। उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने एक भी वार नहीं किया। उसने केवल एक ऐसा मंच तैयार किया जहां शेर का सबसे बड़ा दुश्मन, उसका अपना अनियंत्रित क्रोध, उसे खत्म कर सके। हाँ। और भासुरक ने उस पानी वाली परछाई को फाड़ डालने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। भारी भरकम शरीर और अंधे गुस्से के कारण वो उसी कुएं में डूबकर मर गया। एक ऐसा आतंक जिसे अजेय माना जाता था। हाँ, उसका अंत उसी के अहंकार के कुएं में हुआ। और यही रणनीति का चरम शिखर है। कभी कभी आपको अपने दुश्मन को हराने के लिए उस पर सीधा प्रहार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आपको बस उसके अति आत्मविश्वास, उसके अहंकार और उसकी आक्रामकता को सही दिशा देनी होती है। खरगोश ने बिल्कुल वही किया। हाँ, खरगोश ने भासुरक की उस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जो उसे ताकतवर बनाती थी, और उसी ऊर्जा को भासुरक के विनाश का कारण बना दिया। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? हम सदियों पुरानी इस कहानी से आज की दुनिया या आज के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सबक बहुत गहरे हैं। हमने देखा कि कैसे एक छोटे से खरगोश ने बिना किसी संसाधन, बिना किसी बाहुबल के एक ऐसे शत्रु को हरा दिया जिसे पूरी दुनिया असंभव मान रही थी। कोई भी इस बात पर विचार कर सकता है कि हम अक्सर किसी भी बड़ी चुनौती, चाहे वो करियर का संकट हो या कोई व्यक्तिगत परेशानी, उसके आकार से घबरा जाते हैं। बिल्कुल, साइज देख के डर जाते हैं। हम अपनी तुलना उस चुनौती के साइज से करने लगते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास ताकत कम है। यही प्यार संस्कृत का वो कमर श्लोक प्रासंगिक होता है जो इस कहानी का हृदय है। बुद्धिर यस्य बलम तस्य। इसका मतलब? इसका सीधा सा अर्थ है कि जिसके पास बुद्धि है, असल में उसी के पास बल है। वाह। शारीरिक बल, वित्तीय संसाधन या कोई भी बाहरी ताकत एक सीमा के बाद जवाब दे जाती है। हाँ, पैसा या ताकत हमेशा साथ नहीं देते। ये चीजें समय के साथ घट सकती हैं, लेकिन जो मानसिक स्पष्टता है, जो संकट में शांत रहने की क्षमता है, जैसे खरगोश ने अपना वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स चालू रखा। बिल्कुल, वो एक ऐसा हथियार है जो विपरीत परिस्थितियों में और भी ज्यादा धारदार हो जाता है। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। मतलब जब जंगल के बाकी जानवर हर दिन चुपचाप शेर के पास जा रहे थे, तो वे इस भ्रम में जी रहे थे कि शारीरिक बल ही दुनिया का अंतिम सत्य है। उन्होंने तो बिना लड़े ही हार मान ली थी। हाँ, लेकिन खरगोश ने इस पूरी धारणा को ही चुनौती दे दी।
उसने ये साबित कर दिया कि असली युद्ध मैदान में नहीं, हथियारों से नहीं, बल्कि मन के भीतर लड़ा जाता है। सही कहा। संकट के समय जो वक्रांत धैर्य खो देता है, जो अपनी तार्किक क्षमता खो देता है, वो कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना रखता हो, उसकी हार निश्चित है। ये कहानी हमारे लिए एक दर्पण की तरह है। ये सवाल उठाता है कि हम अपने जीवन की बड़ी चुनौतियों को कैसे हैंडल करते हैं। क्या हम उन डरे हुए जानवरों की तरह हैं जो सिर्फ अपीजमेंट और डैमेज कंट्रोल में लगे हैं और रोज अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा हार रहे हैं, या फिर हम उस खरगोश की तरह हैं जो शांत दिमाग से अपनी शारीरिक कमजोरी को भी एक रणनीतिक लाभ में बदलने की कला जानता है। एकदम सही सवाल। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण को समेटते हुए हम उस गहरे कुएं के दृश्य पर वापस लौटना चाहेंगे। वो पानी का दृश्य। हाँ, उस कुएं के शांत पानी को याद कीजिए। उस पानी ने शेर पर कोई हमला तो किया नहीं था। नहीं, पानी ने सिर्फ एक दर्पण का, एक आईने का काम किया। और खरगोश ने तो शेर को छुआ तक नहीं था, दूर खड़ा था वो तो। सच तो यह है कि शेर को किसी बाहरी ताकत ने नहीं मारा। शेर को उसके अपने ही क्रोध, उसकी अपनी ही मूर्खता और उसके अपने ही बेलगाम अहंकार ने मार डाला। वो परछाई उसके भीतर छिपे उस विनाशकारी स्वरूप का ही एक विजुअल प्रमाण थी जिसे वो दूसरों पर इस्तेमाल करता था। और यही वो विचारोत्तेजक बिंदु है जिसे हम श्रोताओं के साथ छोड़ना चाहेंगे। हमारे जीवन में, हमारे रोजमर्रा के संघर्षों में कई बार हम पूरी दृढ़ता से ये मानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति है, कोई बाहरी परिस्थिति है या बाजार की कोई बहुत बड़ी चुनौती है। अक्सर हम दूसरों को ही दोष देते हैं। लेकिन एक पल रुककर सोचने वाली बात है, क्या कभी-कभी हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे ही भीतर बैठा हमारा अपना अनियंत्रित अहंकार, हमारा क्रोध या हमारा अति आत्मविश्वास नहीं होता? बहुत गहरी बात है ये। जब हम जीवन रूपी कुएं के पानी में झांकते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपने ही भ्रम को, अपनी ही परछाई को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानकर उससे लड़ रहे हों और खुद को थका रहे हों? विचार करने लायक बात है सच में। सोचना जरूरी है कि क्या कोई अपने जीवन के भासुरक का सामना सिर्फ बाहुबल और तनाव से कर रहा है या एक शांत दिमाग और कुशाग्र बुद्धि से? बुद्धि ही सबसे बड़ा बल है। बिल्कुल। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बुद्धि की धार को तेज करते रहिए और हमेशा याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जटिल जीत हमेशा मन के भीतर से शुरू होती है।